गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि कोचिंग में क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है और आपको पता होगा कि इस क्यूज प्रतियोगिता में 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे भाग ले सकते हैं, जिसमें प्रत्येक क्लास का क्वेश्चन अलग अलग होगा और प्रत्येक क्लास का रिजल्ट भी अलग अलग दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको क्लास 11th फिजिक्स के संपूर्ण चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया प्रश्न केवल प्रतियोगिता के लिए ही नहीं बल्कि आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैं आज के वीडियो में आपको दे रहा हूँ। ये सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए जरूर लिखिएगा और याद कर जाइएगा। चलिए बिना समय का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की ऊंचता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की ऊंचता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिया गया है आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, आयाम पर या तरत्व पर। तो आपका आंसर होगा कि ध्वनि की ऊंचता आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा तीव्रता से बताता हूँ ताकि जल्दी संपन्न हो जाए, अन्यथा 50 क्वेश्चन में समय लगेगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्का होता है, कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो याद रहे, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित परिमाणों में से किसके आयाम शेष तीनों से भिन्न है। किसका आयाम शेष तीनों से अलग है। ऑप्शन है ऊर्जा प्रति यूनिट आयतन, बल प्रति यूनिट क्षेत्रफल, बोलता और आवेश प्रति यूनिट आयतन का गुणनफल, कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान। तो इसमें जो दिया गया है किसका परिमाण शेष तीनों से भिन्न आपको बताना है। तो इसमें जो कोणीय संवेग प्रति यूनिट है द्रव्यमान, कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान जो कि अलग है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं। निम्नलिखित में किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं, माने कौन से ऐसे भौतिक राशियां हैं जिनका आयाम क्या है, समान है, ये बताना है। जैसे बल और शक्ति का आयाम समान है, कि कार्य और शक्ति का, कार्य और ऊर्जा का, गति और शक्ति का किसका आयाम समान है, आपको ये बताना है। तो याद रहे, कार्य और ऊर्जा का आयाम क्या होता है, समान होता है, इसलिए इन दोनों का मात्रक भी समान होता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं, माने क्या, कौन से ऊर्जा को किसमें बदलते हैं। ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में, गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गति ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में। तो जो पंप है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में बदलता है, विद्युत को स्थिर में बदल देता है। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए सही होगा। पंप विद्युत ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला है, यदि ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन से 16 गुना हो तो उसका तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा। उसके तदनुरूपी ध्वनि के वेग का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन अनुपात 1:4 हो जाता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। पारद माने क्या, पारा, मरकरी। क्यों। तो देखिए, थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग करने का मेन कारण है कि उच्च चालकता इसका होता है। इसका चालकता क्या है, उच्च होता है। उच्च चालकता के कारण हम थर्मामीटर में क्या करते हैं, पारद का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसके कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है।
ऑप्शन दिया है आवधिक गति, सरल हार्मोनिक गति, अनावर्ती गति या दोलन गति। तो ऐसी गति को आवधिक गति अर्थात आवर्त गति कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। इसको आप आवर्ती गति याद रखेंगे, आवर्ती गति यानी अवधि गति। अगला क्वेश्चन दिया है एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गति ऊर्जा किसके अनुपात में होता है। एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गति ऊर्जा किसके अनुपात में होता है। तो याद रहे एक आदर्श गैस के अणु में औसत गति ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। ऑप्शन होगा गैस के परम ताप के समानुपाती, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है। ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है, मैंने ध्वनि का मात्रक बताना है आपको। डेसिबल, डेसिमल, पीपीएम, इनमें से कोई नहीं तो डेसिबल से ध्वनि की माप की जाती है। ऑप्शन ए सही होगा, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है, यानी क्या पानी से कम होता है। यहाँ क्वेश्चन दिया अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है। तो देखिए अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, इसका बस एक ही कारण है कि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। उसका क्वथनांक जो है पानी से कम होता है। ऑप्शन ए सही होगा, उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। अगला है विकिरण के प्रमात्रा यानी क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन है। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का संस्थापक कौन है, यानी किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइंस्टाइन, बोर, प्लांक, एन.एच. बोस। तो याद रहे प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्स प्लांक इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है जब किसी बॉडी का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो जब किसी पिंड का वेग दुगुना कर देंगे तो यार जब पिंड का वेग दुगुना होगा तो संवेग भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा कि पिंड का वेग दुगुना करने पर संवेग दुगुना हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है निम्न में से किसकी एक ही इकाई है, माने किसका मात्रक समान है ये बताना है। तो इन सारे ऑप्शनों को देखेंगे आप। याद रखें कार्य और बल आघूर्ण का जो मात्रक है यह समान होता है। कार्य और बल आघूर्ण। ऑप्शन सी आपका सही है। सारे ऑप्शन को अच्छा से पढ़ लेंगे। निम्न में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी किसके द्वारा हम विकिरण ऊष्मा का पता लगाते हैं। विकिरण ऊष्मा का तो ताप वैद्युत पुंज के द्वारा हम विकिरण ऊष्मा का पता लगाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ताप वैद्युत पुंज के द्वारा विकिरण ऊष्मा का पता लगाया जाता है। अगला है तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है तो उसके विस्तार का अनुपात क्या होगा। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है तो विस्तार का अनुपात क्या होगा। तो विस्तार का अनुपात निकालने के लिए हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो 25 और 9 का वर्गमूल होगा तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5:3। अगला है निम्न में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो वे नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, देख लेंगे। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहलाता है या कहता है, ऊष्मा गतिकी कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। माने यह सिद्धांत कौन सा नियम कहता है। शून्य नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। याद रखिए यह दूसरा नियम है, यह दूसरा नियम है। ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना, ये बना हो गया है बिना किसी, या कैसा हो गया, किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो वह दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम। अगला साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है। अगर साइकिल का टायर अचानक फट गया तो वह कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यह रुद्धोष्म प्रक्रिया है। यह रुद्धोष्म प्रक्रिया है। बहुत बार क्लास में आपको बताया गया होगा रुद्धोष्म प्रक्रिया साइकिल के टायर का फटना। ऑप्शन बी सही है।
निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? ध्वनि का मात्रक क्या होता है? दिया डेसिबल, सोन, ह या फोन। तो याद रहे ध्वनि के प्रबलता का मात्रक यानी ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। डेसिबल में ध्वनि को हम लोग मापते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? फिर से, अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम में आता है? तो अधिक ठंडे क्षेत्र में जो रहते हैं जंतु, उनका जो फर होता है वायु को फंसाकर उसे गर्म रखता है। फर में ही क्या करता है, वायु फंस जाता है, जिससे वायु क्या होता है, गर्म रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? मैंने कहता है ताप गतिकी का प्रथम नियम किससे जुड़ा हुआ है, ये बताना है। तो ताप गति के जो प्रथम नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम से आधारित से संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला, सेमी सूक्ष्म तरंगों की सेकेंडों में दोलन की अवधि है। सेमी सूक्ष्म तरंगों की सेकेंडों में दोलन की अवधि क्या है, ये बताना है। तो दोलन की अवधि होता है 1×10⁻10। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रहे, बहुत सारे ऑप्शन दिया, पढ़ लेंगे। पृथ्वी ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और अच्छा विकिरक भी है। अवशोषण भी करता है और इसका विकिरण भी करता है। ऑप्शन सी सही होगा। ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक। क्वेश्चन है अगला, मानव शरीर में विकिरण द्वारा हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? मानव शरीर में विकिरण द्वारा हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो रेम, रोएंटजन, क्यूरी या रैड। तो याद रहे मानव शरीर में हुई क्षति को हम लोग रैड द्वारा मापते हैं। रैड द्वारा मापते हैं। अगला है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने तक तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो तापमान घटने पर वहाँ क्या होता है, घट जाता है। तापमान घटने पर घट जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, यह एक औसत शक्ति का समतुल्य है। माने एक औसत शक्ति किसके बराबर होता है? तो आपको पता होगा एक औसत शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही होगा, 746 वाट, ये सबको पता है। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो तरल के हिमांक से नीचे को कहा जाता है सुपर कूलिंग, हिमांक से नीचे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है। एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार में वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार को बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो आंसर होगा पारे का स्तर बढ़ने लगता है। पारे का स्तर बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। गति को समान रखने में इंजन को सहायता करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गति को समान रखने में इंजन को सहायता करता है। अगला है, एक बार किसके बराबर होता है? एक बार किसके बराबर होता है? तो याद रहे 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन आपका कौन सही होगा? सी सही होगा। एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। दाब का मात्रक है। अगला है, शब्द इंसोलेशन का अर्थ क्या है? इंसोलेशन का अर्थ क्या है? तो आने वाली सौर विकिरण। इंसोलेशन का मतलब होता है आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन बी सही होगा। शब्द इंसुलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। अगला है, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, ये बताना है। तो तापमान नियत रहता है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। क्वेश्चन पूछेगा तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, तो कहेंगे तापमान नियत रहता है। अगला, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतन की दर किस पर निर्भर करती है?
तो शीतन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर निर्भर करता है, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, विकिरणकारी सतह के क्षेत्रफल पर, यह सभी आपका आंसर होगा इन सभी पर निर्भर करती है। अगला, निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका कौन है? कन्वेक्शन, इवेपोरेशंस, रिवोल्यूशंस, थर्मल एक्सपैक्शंस। तो होगा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? सरल आवर्त गति का उदाहरण देना है, तो सरल दोलन गति जो होता है वो सरल आवर्त गति का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी होगा सरल दोलन गति। सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे लेकिन याद रखें सरल आवर्त गति क्या होता है? सरल दोलन गति होता है। अगला है, जल के कैलोरीमिति पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होता है? जल कैलोरीमिति पदार्थ के रूप में क्यों प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बताना है। जल कैलोरीमिति पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं किया जाता है? तो इस कारण है इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इस कारण से उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो आंसर होगा मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर सहज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, एंट्रोपी। ऑप्शन बी सही होगा। सरल आवर्त गति दर्शाने वाले प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए। सरल आवर्त गति दर्शाने वाले प्रणाली में क्या जरूर होना चाहिए? तो प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों होना चाहिए। ठीक है, प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ, प्रकाश की गति के साथ यात्रा करती है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो यह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। ऑप्शन बी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, अति चालकता का पहला सिद्धांत निम्न से कौन सा था? अति चालकता का पहला सिद्धांत माने कौन सा था? गिन्सबर्ग लैंडो सिद्धांत, या लंदन सिद्धांत, या रिजनेटिंग्स वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत, क्वांटम फील्ड सिद्धांत। तो लंदन सिद्धांत था आपका। ऑप्शन बी सही होगा। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काला छोड़ने के कारण है काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए काला छोड़ दिया जाता है। काला सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। अगला है, बर्नौली का सिद्धांत निम्न से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण का प्रकथन है। ऑप्शन बी सही होगा। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किसके ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आंसर होगा आर्द्रता। आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है, जब किसी धातु को लपेट कर, लपट लिखा गया, लपेट पर धातु को लपट पर गर्म किया जाता है, सॉरी, जब किसी धातु को लपट माने आग पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसे देख सकते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं? तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के द्वारा हम देख सकते हैं। ऑप्शन डी होगा, सी वाले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति क्या करता है? आ कर देता है। क्यों? इसका मेन कारण दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला, जब कोई पिंड वायु में गिराया जाता है तब इसकी बढ़ जाती है। जब किसी पिंड को वायु में गिराया जाता है तो इसकी बढ़ जाती है गति ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण, स्थिति ऊर्जा। तो त्वरण बढ़ जाती है, इसकी त्वरण बढ़ जाती है।
तो यहाँ 50 प्रश्न खत्म हो जाते हैं। आप 50 प्रश्न को अच्छे से याद कीजिए, बढ़िया से देखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।